नमस्ते सदा वसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश की, जिसमें 30 दिन के अंदर एक पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की बात कही गई है। बात तो ये है कि केजरीवाल जी के बैठने के बाद उन्होंने जो दावे करे विश्व से कि वर्ल्ड क्लास विश्व स्तरीय सेवाएं दिल्ली में, शानदार हॉस्पिटल और शानदार स्कूल बनाए गए हैं। और एक न्यूयॉर्क टाइम्स या कौन सा पेपर था, उसमें वो भी छपवाया था, कुछ पैसे वैसे खर्च करके छपवाए होंगे या जैसे भी हुआ, उसमें भी साहब बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास की हो गई है। इस बात को लेकर मामला दिल्ली हाई कोर्ट में 2017 में एक मामला गया था, और उस मामले को होते होते एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई डॉक्टर सरीन की अध्यक्षता में। 6 कंसल्टिंग डॉक्टर्स जो जो कमेटी रही होगी, उस कमेटी को जांच दी गई। उस जांच को दिल्ली के अस्पतालों की स्वास्थ्य सर्विसेज के लिए कि वहां क्या चल रहा है, मतलब मैं तो कहूंगा, हालांकि कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर नहीं किया होगा कि दावे क्या करे जा रहे हैं और है क्या, लेकिन कोर्ट ने निश्चित रूप से ये तो कहा कि भाई दिल्ली के अस्पतालों का हाल क्या है, इसकी रिपोर्ट सबमिट करें और क्या आवश्यकता है इसकी रिपोर्ट सबमिट करें। आपको याद होगा, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी अंदर गए थे, उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन आतिशी ने क्लेम किया था कि उनके पास एक चिट्ठी आई है। जिस दिन आतिशी क्लेम कर रही थी सुनीता केजरीवाल जी, केजरीवाल की चेयर पर बैठकर आपका बेटा आपका भाई की चिट्ठी आई ऐसा पढ़ रही थी, उस दिन सौरभ भारद्वाज, मैंने कहा था कि सौरभ भारद्वाज कहाँ पीछे रह गए, उस दिन सौरभ भारद्वाज दिल्ली हाई कोर्ट में थे। और उस समय जो मामला चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट का, वो चल रहा था कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली के हॉस्पिटल, दिल्ली के प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिंग लेबोरेटरीज, इनका कोई रेगुलेशन है कि नहीं। जो सवाल उस समय सामने आ रहे थे, उन सवालों में एक बड़ा विशेष सवाल सामने आता दिखाई दिया। वो था कि मोहल्ला क्लिनिक या हॉस्पिटल्स में जो मरीज दिखाने गए, उन मरीजों के नाम से लेबोरेटरी के टेस्ट करवाए गए। जब उनका डिटेल ढूंढा गया, तो उस डिटेल में उन मरीजों का कोई विशेष डिटेल नहीं, केवल नाम लिखा हुआ है, और उसके आधार पर उसका इलाज किया गया। हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल से या लेबोरेटरीज से उनके टेस्ट करवाए गए, और उन टेस्ट के लंबे चौड़े बिल भरे गए। लेकिन वो आदमी कौन था इसका पता ही नहीं है, किसका इलाज हुआ यह पता ही नहीं। यानी कि एक बड़ा खेल तो वहां निकला। दूसरा बड़ा खेल ये था कि दिल्ली की जो लेबोरेटरीज हैं, अनियंत्रित लेबोरेटरीज, आप सोचो भारत की राजधानी क्षेत्र के अंदर अनियंत्रित लेबोरेटरीज, और वो लेबोरेटरीज क्या कर रही हैं कुछ पता नहीं। उनका कोई रेगुलेशन नहीं, उनके लिए कोई कानून नहीं, उनके लिए कोई दबाव नहीं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। यानी कि वो अनियंत्रित लेबोरेटरीज चल रही थी। उसको लेकर सौरभ भारद्वाज को बुलाया गया था, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर को पर्सनली उपस्थित होने को कहा गया था, हेल्थ सेक्रेटरी को पर्सनली उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। और उस दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज की वो लताड़ लगाई थी कि अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो हम कुछ करें व्यवस्था। क्यों नहीं, ये अनियंत्रित लेबोरेटरीज क्यों चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, किसके संरक्षण में चल रही हैं। हम सब जान रहे हैं कि ये लेबोरेटरी का बड़ा खेल पूरे देश भर में चलता है, और वो बड़ा खेल इतना बड़ा चलता है कि लेबोरेटरीज की किससे सेटिंग होती है और कहाँ पैसे दिए जाते हैं। आप सोचिए कि कुछ पैथोलॉजीज तो ऐसी हैं जो देश भर में काम करती हैं, हर मोहल्ले में उनका कलेक्शन सेंटर बना हुआ है, फिर वो ले लेती हैं अपने ब्रांड का पैसा और किसी से क्या करवा कर देती हैं, कैसे रिपोर्ट आती है ये तो वही जानते होंगे। लेकिन उनका जाल दिखाई देता है कि हर मोहल्ले में बना हुआ है। ऐसी अनियंत्रित दिल्ली के अंदर जो जो लेबोरेटरीज थी, उन लेबोरेटरीज के रेगुलेशन के लिए ये कहा गया कि केंद्र का अगर मॉडल कोड है तो वो आप अप्लाई क्यों नहीं करते, राज्य में वो लागू क्यों नहीं होता। राज्य में वो लागू होने के साथ साथ दिल्ली सरकार उस पर रेगुलेशन क्यों नहीं बनाती। तो सवाल वहां पर यह कहा गया कि साहब अब तो ये ऐसी हैं तो हैं ही, आप इनको रेगुलराइज कर दीजिए। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट उसको रेगुलराइज कर दे, आप इनको मान्यता दे दीजिए, आप इनको छूट दे दीजिए। सौरभ भारद्वाज के बिहाफ पर कहे गए ये शब्द
दिल्ली हाई कोर्ट को बहुत अच्छे नहीं लगे होंगे। इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि अगर तुम नहीं संभाल पा रहे हो तो हमें बताओ। आप सोचिए कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम से, हॉस्पिटल्स के नाम से दुनिया भर का फंड और पूरी पूरी दुनिया में उसका एक एक ढोल बजाया गया। लेकिन हाँ, ये भी बात आई कि दिल्ली के दूसरे दिन जब ये घटना हो गई हाई कोर्ट में, उसके दूसरे दिन केजरीवाल की चिट्ठी आ गई। केजरीवाल की चिट्ठी सौरभ भारद्वाज ने पढ़कर सुनाई। कहा कुछ हॉस्पिटल्स में दवा कम है और वो हम अंदर हैं तो वो रुकनी नहीं चाहिए, केजरीवाल अंदर है तो उसके आधार पर किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये वो सब वो सौरभ भारद्वाज ने पढ़कर सुनाई। अच्छा, मजे की बात यह है कि वर्ल्ड क्लास, अभी मैं आऊंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, क्यों ऑर्डर दिया और कैसे धज्जियां उड़ी कि जो सत्यता क्या है और मीडिया रिपोर्ट क्या है, जिसमें मीडिया में बहुत सारा पैसा खर्च किया जा रहा है अस्पतालों के नाम से, स्कूलों के नाम से, बहुत कुछ पब्लिसिटी देश में चल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख लिए हैं एक अर्ध मुख्यमंत्री ने, एक लंपट राजा ने। तो ये बात मैं फिर से बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ। उससे पहले एक बात दिमाग में आती है, वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल दिल्ली में है और राघव चड्ढा इलाज विदेश में करवा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल दिल्ली में है और विपासना और विपස්සना क्या बोलते हैं, जो भी कहते हैं, आप लोग लिखकर बताइएगा क्या कहते हैं, वो उधर पंजाब की तरफ जा रहे हैं। केजरीवाल जी स्वयं वो मफलर बांधते हैं और इलाज करवाने बैंगलोर में जाते हैं। स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली विमेन कमीशन की अध्यक्षा हैं, वो विदेशों में अपनी बहन का इलाज करवा रही हैं। ये मुझे कुछ वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल समझ में नहीं आए कि आखिर वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल और ये इलाज करवाने के लिए देश में ही कहीं दूसरे स्थान पर जाते हैं। कोई बेंगलुरु जा रहा, कोई चेन्नई जा रहा, कोई चंडीगढ़ जा रहा, तो कोई पंजाब जा रहा, कोई उत्तर प्रदेश आ रहा। और ज्यादा बड़ा जो जिसके पास ज्यादा सुविधाएं हैं वो इनकी मिनिस्ट्री में से वो लंदन और विदेश में जा रहा है। ये कैसा वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल है? दिल्ली वालों ने कैसे वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल देख लिए? या इसका कारण एक हो सकता है, एक तो ये है कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल का डेफिनेशन नहीं मालूम है तो किसी को, और अगर डेफिनेशन मालूम है तो बेवकूफ बनाना एक परंपरा बना ली है। या तो परिभाषा नहीं मालूम कि वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, और अगर परिभाषा मालूम है तो जनता को बेवकूफ कैसे बनाया जाए और कैसे उसको आईना दिखाकर उसको ही अपने आईने में सीमित कर दिया जाए, ये चाल हो सकती है। इसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग, हालांकि वो फंडिंग वाला मामला भी चल ही रहा है सीएजी से कि भाई इतनी फंडिंग आप कहाँ खर्च करते हो, एडवर्टाइजमेंट में इतना पैसा क्यों खर्च होता है, कामों में पैसा क्यों नहीं खर्च होता है, जितना काम में नहीं होता उससे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता है। ये सब बातें अभी पेंडिंग है। अब इसके विपरीत दूसरी बात भी चल रही है। दूसरी बात, केजरीवाल जी खूब स्वीट्स खा रहे हैं, खूब केला खा रहे हैं, खूब वो आम खा रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, चाय जो है वो शुगर वाली ले रहे हैं। और आतिशी उनकी मिनिस्टर ये कह रही है केजरीवाल को मारने की एक बड़ी साजिश कर चल रही है। कहाँ? केजरीवाल जिस जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसकी जेल जो सरकार के अंडर में आती है, जेल के अंदर उनके साथ ऐसा चल रहा है। ईडी ने वो पोल खोल दी और पोल खोल के उन्होंने कहा कि ये सब ड्रामा है। एप्लीकेशन लगाई थी केजरीवाल ने कि हमको इतने डॉक्टर दे दिए जाएं, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए और ये व्यवस्था दे दी जाए। उस पर जब ईडी ने रिप्लाई दिया तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर्स मांग तो रहे हैं लेकिन जबरदस्ती शुगर पेशेंट अपने आप को बता रहे हैं, शुगर पेशेंट बताने के बावजूद ये कर रहे हैं। मैं शुगर के खेल की भी चर्चा भविष्य में कभी करूंगा कि हमारे देश में शुगर को लेकर क्या खेल चल रहा है। मैंने कई डॉक्टरों के इंटरव्यू सुने हैं जो इस समय आधुनिक डॉक्टर या मैं कहूं आयुर्वेद के डॉक्टर माने जाते हैं। उनके मैंने कई एक के वक्तव्य सुने हैं कि हमारे हमारे यहाँ डायबिटीज के नाम से कैसे देश में एक बड़ा खेल चल रहा है। जो हॉस्पिटल दवा बना रहा है वही रिसर्चें दे रहा है, वही डॉक्टर को प्रशिक्षित कर रहा है और वही दवा देने के लिए डॉक्टर को प्रेरित करता है, और फिर तमाम प्रकार के उसकी जो 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 कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं उनकी दवाएं, चाहे लीवर की हो, किडनी की हो या फिर हार्ट की हो, बीपी की हो, वो तमाम दवाएं वो बना रहे हैं। ये एक बड़ा खेल की तरह सामने आया है। अब इस पूरे प्रकरण में जिसमें डायबिटीज बताया गया, तो जब ईडी ने कह दिया कि भाई ये तो ये खा रहे हैं और ये आतिशी एक तरफ कह रही है कि इंसुलिन लेते थे वो, इंसुलिन जेल प्रशासन उनको दे नहीं रहा, खाना घर से आने की अनुमति है, घर से
क्यों पपीता आ रहा है, घर से क्यों वहां वो पपीता कह रहा हूं, क्यों आम आ रहा है, घर से क्यों मिठाइयां आ रही हैं, घर से क्यों तली हुई पूड़ियां आ रही हैं। ये सब प्रश्न ईडी ने वहां रखे। इसके बाद उनके वकील ने जो एप्लीकेशन लगाई थी, इंतरिम एप्लीकेशन, वो विड्रॉ कर ली, क्योंकि उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल अगर होता और ईडी ने जो रिप्लाई लगाया है एविडेंस के साथ, तो वो तो बहुत बड़ा झटका केजरीवाल को देता। ये जो पूरी नौटंकी उन्होंने बनाकर रखी थी, ये पूरा जो जो आवरण पहन कर रखा था, देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये सब कुछ करके रखा था। और आतिशी तो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ कर ही नहीं रही है, वो तो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाती है, आज केजरीवाल का ऐसा, आज केजरीवाल, और सब झूठ। बड़ा मुश्किल से उसमें सच ढूंढने से मिलता है। ईडी ने सारी धज्जियां उड़ा दी। उसका परिणाम निकला कि एप्लीकेशन वापस हो गई, और एप्लीकेशन डिसमिस नहीं हुई, एप्लीकेशन वापस कर ली, क्योंकि झूठ पकड़ा गया। अब हेल्थ सर्विसेज का ये हाल है। मैंने आपको बताया राघव चड्ढा विदेश में है। मैंने आपको बताया कि, और राघव चड्ढा की विदेश की एक और खास बात है कि राघव चड्ढा पॉलिटिक्स में है, उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा भी पॉलिटिक्स में आने वाली है। क्या राघव चड्ढा और परिणीति, या जो भी उनका नाम है चोपड़ा, वो क्या अब केजरीवाल को बाईपास करने वाली है? सब अंदर चले जाएंगे तो हम बचेंगे, हम ही आएंगे। इसलिए जैसे केजरीवाल केजरीवाल की पत्नी आगे मिलकर ऐसा करेंगे, वैसे ही परिणीति चोपड़ा का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं राजनीति सीख रही हूँ, राजनीति में जब से विवाह हुआ है तब से राजनीति में घुस गई हूँ, राजनीति समझने की कोशिश कर रही हूँ, राजनीति जानने लगी हूँ, क्या चल रहा है वो जानने लगी हूँ। ये अपने आप में कुछ संदेश देता है। खैर, वो पॉलिटिकल बात है। मामला यहां पर यह था कि 2017 में एक पीआईएल या दिल्ली हाई कोर्ट ने सू मोटो संज्ञान लिया था। 2013 में सरकार बनी थी, 2017 की बात है, यानी कि सरकार चल चुकी थी और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटलों के डंके बजाए जा रहे थे, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के डंके बजाए जा रहे थे। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने केवल दिल्ली सरकार के अस्पताल नहीं, उस समय एमसीडी बीजेपी के पास हुआ करती थी, तो एमसीडी और दिल्ली सरकार, यानी कि दिल्ली के अंदर जितने हॉस्पिटल हैं जो हेल्थ सर्विसेज हैं, उन हेल्थ सर्विसेज के लिए एक कमेटी 6 सदस्यीय बनाई थी, जिसमें डॉक्टर सरीन को उसकी अध्यक्षता करनी थी। बाकी 5 डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर रहे। उन्होंने वो अभी फरवरी में बनाई गई थी। अब उनको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट लगातार बुला रहा था, इनसे बात कर रहा था, तमाम तरह के सजेशन दे रहा था। फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी में एक कमेटी बनाकर कहा कि भाई हेल्थ सर्विसेज का पता लगाओ क्या है। अब वो हेल्थ सर्विसेज कमेटी की जो इंतरिम रिपोर्ट कोर्ट के सामने जमा हुई, वो इंतरिम रिपोर्ट अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। वो रिपोर्ट इतनी पोल खोल रही है कि ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो दिल्ली में हेल्थ सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज, विश्व स्तरीय हेल्थ सर्विसेज की बात कही जा रही थी, वो कुछ थी भी या नहीं थी। मैंने आपको बताया मोहल्ला क्लिनिक का मामला क्या चला, मैंने आपको बताया कि लेबोरेटरीज का मामला कैसे चल रहा है, और अब ये दिल्ली के अस्पतालों की चर्चा। दिल्ली में लाइफ केयर यूनिट नहीं है, नाम मात्र की है। दिल्ली में स्टाफ की कमी है, दिल्ली में इक्विपमेंट की कमी है, दिल्ली में नर्सिंग स्टाफ की कमी है, दिल्ली में बाकी का जो स्टाफ रहता है उसकी कमी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉक्टर सरीन की जो कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी, उसको लेकर दिल्ली सरकार और म्युनिसिपैलिटी यानी कि एमसीडी दोनों की लताड़ लगाई है, और आज दोनों ही केजरीवाल जी के पास है। उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो कमेटी कह रही कहीं तो इक्विपमेंट हैं, कहीं तो इक्विपमेंट हैं, लेकिन जहां इक्विपमेंट है वहां डॉक्टर नहीं है, उसको चलाने वाला प्रशिक्षित कारीगर नहीं है, यानी कि वो स्पेशलिस्ट नहीं है, कंसल्टेंट नहीं है, और जहां पर कंसल्टेंट है वहां मशीनरी नहीं है, यानी कि मशीनें खरीद खरीद कर अस्पतालों में रख दी गई, लेकिन चलाए कौन? अस्पतालों में क्यों मशीनें खरीद के रखी गई होंगी? हम सब जानते हैं कि जो प्रोक्यूरमेंट होता है, यानी कि जो परचेज होती है, परचेज में अच्छा खासा कमाई भी होती है। और मेडिकल का प्रोक्यूरमेंट यानी कि मेडिकल की परचेज, मेडिकल लाइन की परचेज की, वो हथियारों की तरह कोई लिमिट नहीं होती। जैसे हथियारों की कोई लिमिट नहीं होती, आप बोफोर्स खरीद लीजिए और मर्जी वो रेट लगा लीजिए, वैसे ही जो ये खरीदे जाते हैं इक्विपमेंट अस्पतालों के, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। जो कंपनी बना रही है वो 200, 400, 500% तक उसका मुनाफा लेकर चलती है, और वो सब लाइसेंसिंग में खर्च हो जाता है।
इस मामले में चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार और प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार, दोनों को कोर्ट ने आदेश दिया है कंसल्टेंट हायर करिए, आप कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर रखिए, आपके पास डॉक्टर्स की अगर कमी है तो और डॉक्टर रखिए, आपको लगता है कि नहीं है आपके पास स्टाफ तो स्टाफ को आप हायर करिए, आप नर्सों की जो वैकेंट 15% जो वैकेंट सीटें पड़ी हैं, वो ये रोजगार देने की बात करते हैं, वो सीटें वैकेंसी को भरिए फटाफट। आगे उन्होंने कहा जहां इक्विपमेंट हैं डॉक्टर नहीं है, वो मशीनें या तो वहां शिफ्ट करिए जहां डॉक्टर हैं, या फिर उस डॉक्टर को वहां शिफ्ट करिए जहां वो मशीनें हैं। दूसरी बात, जो मेडिसिन की सप्लाई का मामला आता है उसको ओपन करिए, आप किसी को कॉन्ट्रैक्चुअल हायर करने पर कतई झिझकिए नहीं, आप आदेश दीजिए, मतलब दिल्ली सरकार छूट देगी हॉस्पिटल्स के जो जो वो रहते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ को राइट हो या डायरेक्टर को राइट हो कि भाई वो स्टाफ भर्ती कर सके अगर स्टाफ नहीं है तो। उन्होंने कहा कि इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो एमसीडी के हॉस्पिटल्स में है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली सरकार के उसमें है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, कहाँ लाइफ केयर यूनिट बनेगी, कहाँ व्यक्ति रखा जाएगा, आईसीयूज आपके पास नहीं है, आपके पास वेंटिलेटर्स नहीं है, आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक खोलकर। मेरा मानना है केवल मोहल्ला क्लिनिक खोलकर ही सारा ये मामला बनाने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ से चूंकि अच्छा करप्शन हो सकता है इसलिए मोहल्ला क्लिनिक सबसे ज़्यादा सूटेबल लगते होंगे। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आप पैरामेडिकल स्टाफ को या नर्सिंग स्टाफ को हायर करते हैं, इन कामों को आउटसोर्स भी किया जा सकता है, इमीडिएट डिप्लॉयमेंट करिए प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर। दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, दिल्ली में जो इलाज डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, या और स्टाफ की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये सारी कमियां 30 दिन के अंदर पूरी करके इम्प्लीमेंट कैसे हो रही हैं, आपने क्या किया 30 दिन के अंदर हमारी अदालत में आकर बताइए। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, डबल बेंच का, सिंगल बेंच का नहीं है, डबल बेंच का ऑर्डर है जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं कि भाई ये सब कुछ दिल्ली में चल रहा है, आपकी हेल्थ सर्विसेज का क्या हाल है, आप हेल्थ सर्विसेज के मामले में कंसर्न क्यों नहीं है, आप हेल्थ सर्विसेज के मामले में जागरूक क्यों नहीं है, आप दिल्ली को एवे क्यों छोड़ रखा है, आप एक हॉस्पिटल 2 हॉस्पिटल जितने दिल्ली में हॉस्पिटल्स हैं उनको एक्ट पर क्यों नहीं लेकर आते कि कहां पर वैकेंसी खाली है, कहां पर बेड खाली है, ताकि कोई व्यक्ति एडमिट हो तो उसको वो ऐप पर देख सकता है कि फला हॉस्पिटल में बेड खाली है, अगर उसको बेड की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है तो वहां जा सकता है, फला हॉस्पिटल में मशीन है जहां से ये चेकअप हो सकता है वहां उसकी वो करनी चाहिए। डॉक्टर और मशीनें एक ही जगह पर होनी चाहिए, एक जगह पर डॉक्टर है एक जगह पर मशीन है, क्या हो रहा है ये। इस बात को लेकर मुझे लगता है दिल्ली हाई कोर्ट ने सही से फटकार लगाई है और चीफ सेक्रेटरी को और प्राइमरी जो 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 प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी है उन दोनों को कहा है 30 दिन के अंदर आपने क्या स्टेप लिए वो मेरी अदालत में लगाइए। अभी केवल इंतरिम रिपोर्ट आई है सरीन कमीशन की, अभी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। इस इंतरिम रिपोर्ट में ही इतनी गड़बड़ियां हेल्थ सर्विसेज की पाई गई, मुझे नहीं लगता कि उसमें वो जो है वो दिल्ली सरकार अभी भी उसको रिपेयर करने की स्थिति में, जबकि 2017 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, 2024 चला, 7 साल हो चुके हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के। आप व्यस्त हैं ये बताने में कि है वर्ल्ड क्लास सर्विसेज हम दे रहे हैं और केंद्र की सरकार वर्ल्ड क्लास सर्विसेज देने नहीं दे रही है, आपके पास जो है वो क्यों नहीं पूरा करते, ये सवाल है। मुझे लगता है कि जो हाई कोर्ट को कहना चाहिए वो हाई कोर्ट ने खुलकर कहा है। अभी फिलहाल तो इतना ही हाई कोर्ट के ऑर्डर पर सवाल आया, अभी तो फाइनल रिपोर्ट आएगी तो और ज़्यादा कल ही खुलकर सामने आएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।